हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का नया चैप्टर दैट इज न्यूक्लियाई। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के जो इस सेशन के अंदर 2020-21 का जो सिलेबस सीबीएसई ने डिज़ाइन किया है, इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें रिमूव कर दी हैं और क्या चीज़ें अपने को इस चैप्टर के अंदर करनी है, उनके बारे में मैं आपको पहले बता दूं। तो जो चीज़ पहले डिलीट कर चुके हैं वो क्या है, एक तो रेडियोएक्टिव डीके लो, अल्फा बीटा गामा जो डीके है उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इस बार डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद हाफ लाइफ का मीन लाइफ क्या होता है, ये सारा कुछ जितना भी डीके वाला प्रोसेस था ये सारा कुछ डिलीट हो चुका है। ठीक है, इस बार अपने को नहीं करना है 2020-21 सेशन के अंदर। ठीक है, और क्या करना है इसके अंदर, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप बात करेंगे तो न्यूक्लियस के बारे में जो बेसिक बातें हैं, उसका साइज, उसकी डेंसिटी, इन सारी बातों के ऊपर आप करने वाले हैं। ठीक है, ये करनी है आपने। और मास डिफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर, इस सेशन के अंदर, मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, तो इस टॉपिक के ऊपर आपकी स्पेशल कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन और फ्यूजन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रेडियो एक्टिविटी था सारा, और उसी में से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता था, वो इस साल जो 2021 का जो ये सेशन है इसके अंदर सीबीएसई ने सिलेबस को रिमूव किया है। अब अपने पास जो मेन चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है, वो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो चैनल के ऊपर आए हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू वंस अगेन। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर न्यूक्लियाई के बारे में, जैसे प्लूरल है ये न्यूक्लियस का, तो आप बोल देते हैं। तो प्रीवियस जो चैप्टर आप करके आए हैं एटम वाला, उसके अंदर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि पूरे एटम के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर कंप्लीट मास ऑफ द एटम एंड कंप्लीट चार्ज ऑफ द एटम बी कंसंट्रेटेड एंड दैट पॉइंट इज नोन एज न्यूक्लियस। उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस का। तो सबसे पहले आप साथ साथ देखना, नोट्स प्रिपेयर करते जाना अपने। ठीक है, जो जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या था, अ पॉइंट इनसाइड द एटम वेयर the whole mass and charge of atom is concentrated। उस छोटे से पॉइंट जहां पर पूरे एटम का मास और पूरे एटम का चार्ज कंसंट्रेट हुआ है, जैसे ये एटम है, तो इस पॉइंट के ऊपर सेंटर के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे पूरे एटम का मास और पूरे एटम का चार्ज क्या है, कंसंट्रेट हुआ है। तो इस पॉइंट को क्या बोला गया, नाम दिया गया न्यूक्लियस का। ठीक है, समझिए इसके बारे में। अब इस न्यूक्लियस की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, आप कैसे करते हो एक न्यूक्लियस की रिप्रेजेंटेशन, जनरल इस वे के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है एक न्यूक्लियस को। ठीक है, वेयर जो ये क्या चीज़ है, जेड होता है बेटे एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ए क्या चीज होता है, एटॉमिक मास नंबर। और एक्स क्या चीज है, कोई भी न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट, या आप बोल सकते हो जनरल एलिमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन इसी से आप कर सकते हो। क्लियर है ये चीजें। वन बाय वन ये छोटी छोटी डेफिनेशंस करेंगे। ठीक है, कवर करते जाना इनको। सबसे पहले आ जाती है एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल जेड के साथ। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटे, ध्यान देना इसकी डेफिनेशन के ऊपर। आपने लोअर क्लासेस के अंदर ये पढ़ा होगा कि देखिए, अब मेरी एक एक चीज को समझते जाना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और उसी को ही एटॉमिक नंबर बोला जाता है। ध्यान देना बात के ऊपर।
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उसी को ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर। बट किस केस में? फॉर अ न्यूट्रल एटम के केस में। ये डेफिनेशन कहां वैलिड है? ये वाली कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ देखो आप, मैंने ना कई बच्चों से ये डेफिनेशन पूछी तो उन्होंने बोला सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। आप ये बोल सकते हो, लेकिन कहां पर बोल सकते हो? एक न्यूट्रल एटम के लिए ये डेफिनेशन वैलिड है, हर जगह ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है बेटे, ध्यान देना इस पॉइंट के ऊपर। हर जगह ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है। डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। क्लियर है? क्या बोलोगे आप? द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी मैं इसको भी क्लियर करता हूं कैसे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर, इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। क्लियर है? देखिए कैसे। अच्छा, मान लो जनरल अपन लेते हैं, ये मेरे पास एक सोडियम है, ठीक है? तो आप सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलते हो 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? तो आप बोलते हो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हैं 11। क्लियर है? समझ में आई? तो उसका एटॉमिक नंबर 11। तो इसमें तो बात समझ भी आती है, क्योंकि इस केस के अंदर ये क्या है? न्यूट्रल एटम है ये। अगर मैं कहता अच्छा ये बताओ मुझे कि Na+ का एटॉमिक नंबर कितना? Na+, सोडियम Na+, सोडियम आयन बन गया ना अब ये। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना? तो अभी आप कहते सर इसका एटॉमिक नंबर जो है अभी भी क्या है? हाँ जी, क्या है सर? इसका अभी भी एटॉमिक नंबर 11 ही है। तो मैं कहता हूं कि बेटे अभी तो आपने बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक देने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 10 रह गए। तो इसका एटॉमिक नंबर तो चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन चेंज क्यों नहीं हुआ? है ना? तो वहां पर आपकी डेफिनेशन क्या होगी? रॉन्ग बन जाती है। ठीक है? देखो इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, ठीक है? तो आयंस के केस में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली जो डेफिनेशन है ना वो गलत बन जाती है। ठीक है? क्या चीज चेंज नहीं होती हमेशा? वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है चाहे कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो प्रोटॉन हमेशा कितने रहेंगे? फिक्स रहेंगे उस एटम के अंदर। तो इसलिए आप हमेशा ये डेफिनेशन रखना याद, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होने वाले। क्लियर है ये पॉइंट? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। क्लियर है? राइट कर लिया? इरेज कर दूं? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ जाती है अपने पास, ठीक है, कर दूं ना इरेज? ये अभी अपन ने बोला ये वाला, ठीक है? एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस की इसी को मैं डिटेल के अंदर लेके जा रहा हूं। ठीक है? एटॉमिक मास, ये हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटे ए के साथ। ठीक है? एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर दोनों में डिफरेंस है। ठीक है? देखो मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। तो अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है? तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? अगर मैं एटम के अंदर बात करूं कि इस एटम का मुझे एटॉमिक मास नंबर चाहिए, तो मैं कहूंगा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको ऐड कर दो, दैट इज द एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर ए, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज,
हाँ जी, एटॉमिक मास नंबर। तो कहने का मतलब है एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर दो। ठीक है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे सोडियम की। ठीक है, तो सोडियम लिखा जाता है 11 23 11 एटॉमिक नंबर है और 23 इज अ एटॉमिक मास नंबर। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब अपने को यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकालने हो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या, अभी मैंने बोला कि ए किसके इक्वल होता है, ए इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब जेड, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। तो 23 माइनस 11 तो ये कितना हो गया बेटे 12। तो कहने का मतलब है सोडियम के पास 11 कितने हैं, प्रोटॉन हैं, और 12 उसके पास क्या है, न्यूट्रॉन है। तो दोनों को मिलाया तो 23 जो उसका एटॉमिक मास नंबर बन गया। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, चलो ठीक है, राइट कर लो, फिर आते हैं यहाँ पे इनके ऊपर भी। कर लिया ये? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, गाना चल रहा है डीजे पे, तू नहीं बोल दी काने, तू नहीं बोल दी तेरे ते तेरा यार बोलदा। ठीक है आजकल सीजन चल रहा है शादियों का, तो ये गाने तो हैं ही सदाबहार। ठीक है, तो आते हैं वापस, आ जाओ वापस ख्यालों से। ठीक है, तेरे ते तेरा यार बोलदा। तो एटॉमिक मास क्या होता है बेटे, एटॉमिक मास होता है एवरेज मास। ठीक है, एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियस। क्या होता है एटॉमिक मास, द एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस which is measured by मास स्पेक्ट्रोमीटर। जिसको आप किससे मेजर करते हो, मास स्पेक्ट्रोमीटर से जिसको मेजर किया जाता है। और अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे एटॉमिक मास, वो निकालोगे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो वो आपके पास क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो राइट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। ठीक है, हाँ जी, अब आपको कुछ और बातें बताते हैं इनके बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, बिल्कुल बेसिक आज का जो अपना लेक्चर रहेगा। ठीक है बिल्कुल बेसिक बातें। ठीक है, तो एक ध्यान रखना, GTC कंपनी का एक पेन बना था, याद है आपको? GTC कंपनी ने एक पेन बनाया था। GTC कंपनी ने क्या बनाया, पेन बनाया। किसने किसकी इन्वेंशन करी, ये मेरा एक शॉर्ट ट्रिक भी है। P4 होता है बेटे प्रोटॉन, E4 होता है इलेक्ट्रॉन, और N4 होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, G होता है गोल्डस्टीन से, T होता है थॉमसन से, J थॉमसन, और C होता है जेम्स चैडविक से। ठीक है, तो प्रोटॉन की जो इन्वेंटर थे प्रोटॉन के, वो कौन से, गोल्डस्टीन थे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के इन्वेंटर कौन थे, थॉमसन, जे थॉमसन। पढ़ाई है आपने एटम के चैप्टर में, सबसे पहला मॉडल इन्होंने दिया था। ठीक है, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन के जो इन्वेंटर थे वो कौन थे, जेम्स चैडविक। तो GTC कंपनी का ये पेन जरूर अपने पास रखना। ठीक है, कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये जादू का पेन है, जादूगरी पेन है, ये GTC कंपनी ने बनाया था, तो बहुत बढ़िया कंपनी है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक बेसिक बात है, जो बच्चे बहुत सारी बातें, बिल्कुल बेसिक बातें होती है, भूल जाते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ठीक है, तो होता है बेटे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज ऑन
प्रोटॉन, ये कितना होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, ये होता है बेटे न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, न्यूट्रल होता है ये। ठीक है। आफ्टर दैट मास की अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। आगे मैं आपको जब AMU के बारे में समझाऊंगा तब मैं आपको वहां ये भी बताऊंगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU के अंदर कितना होता है। क्लियर है। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर आजकल ओनली यू बोल देते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन तो ये होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है बेटे 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इन दोनों का जो मास में ना थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंस होता है, यहाँ 26 यहाँ 50 के अप्रोक्स बोला जाता है। तो बाकी ऑलमोस्ट क्या होता है इनका मास, जनरल आप बोलते हो दोनों का मास क्या सेम ही है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg जनरल ये लिखा जाता है, या कई बार तो 1.67 को भी भाई साहब छोड़ देते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 तक ले लेते हैं। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा यहाँ मैंने आपको ब्रीफ के अंदर बता दिया कि दोनों के मास में कितना, न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम है, 10⁻⁻, देखो 31 4 टाइम इससे ये जो इसका मास कम होता है। ठीक है। राइट कर लिया आपने ये। ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस और हैं जो आप लोगों को करनी है बेटे यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। ऑलरेडी आज का जो अपना बिल्कुल जो लेक्चर रहेगा वो बिल्कुल बेसिक रहेगा, जो ऑलरेडी शायद आपको पता भी हो। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बढ़िया बढ़िया इस चैप्टर की स्टार्टिंग होगी, तो आज का बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। ठीक है। आइसोटोप क्या होते हैं? हाँ जी, आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप दोज न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different मास नंबर, पर उनके क्या हो, डिफरेंट मास नंबर हो, तो उन न्यूक्लियाइज को बोला जाता है आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है ना, कौन से? 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है, या ट्रीटियम बोल देते हैं इसको। ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, ऐसे ही अपने कार्बन के भी हो गए। ठीक है। 6C12 और 6C14 है ना। क्लोराइन के भी ऐसे ही हैं बेटे, 17 क्लोराइन 35 और 17 क्लोराइन 38। ठीक है। यूरेनियम के भी देखे होंगे आपने, 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238। तो देखो सभी के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो क्या सभी का सेम है, बट मास नंबर ऊपर वाले देखो क्या है, डिफरेंट है, तो इनको क्या बोला जाता है? आइसोटोप बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है इसका अपोजिट, आइसोबार्स क्या होते हैं? तो आइसोबार क्या होंगे? दोज न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। दोज न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, उसका उल्टा कर दो है ना, एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट, हाँ जी, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है। जैसे हाँ जी, राइट कर लिया आपने, ऊपर से रेज कर दूं मैं थोड़ा। ठीक है। इसका एग्जांपल भी चलो, 6C14 और नाइट्रोजन। ठीक है। दोनों का देखो एटॉमिक नंबर तो क्या है
डिफरेंट है, बट मास नंबर क्या है, सेम है। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और आइसोटोप होता है ऑक्सीजन का ये 17। और इसके साथ अगर आप बात करो ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोराइन, तो फ्लोराइन का एटॉमिक नंबर 9 और उसका मास कितना होता है, 17। ऐसे ही आपने देखा होगा आर्गन का भी, ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, मास कितना होता है, 40। और आर्गन के साथ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास कितना होता है, 40। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही हाइड्रोजन का भी एक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप 1H3 और हीलियम का 2He3। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर देखो सभी में क्या है, डिफरेंट है, बट मास नंबर सभी के क्या है, सेम है। तो ये इनको क्या बोला जाएगा, आइसोबार बोला जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब थर्ड टर्म आती है आइसोटोन्स। क्या होता है आइसोटोन्स, ठीक है, तो आइसोटोन्स उन न्यूक्लियाइज को बोला जाता है जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। ठीक है, दोज न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये राइट कर लिया, नीचे से मैं इरेज कर दूं। ठीक है, जल्दी से राइट कीजिए बेटे, कर लिया राइट। हाँ जी, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, 6C13 और 7 नाइट्रोजन 14। तो यहां भी जब मैं देखूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 13 माइनस 6 कितना है बेटे, 7। यहाँ भी 14 माइनस 7 कितना है, तो 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो दोनों के अंदर क्या हो रहे हैं बेटे, सेम हो रहे हैं। ठीक है, और भी अपन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल 17 क्लोराइन 37 और पोटाशियम का क्या होता है 1939। तो इनके अंदर भी जब आप देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने कितने का गैप है, 20 का। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे 1H3, ठीक है, और 2He4। तो यहां पर भी गैप कितना है, 2 का, और इनके बीच में भी गैप कितने का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 2 है। तो ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आइसोटोन बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट में एक और चीज, आइसोमर्स क्या बोलते हैं, आइसोमर्स किनको बोला जाता है। ठीक है, आइसोमर उन न्यूक्लियाइज को बोला जाता है जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर भी सेम होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होते हैं। ठीक है, दोज न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सारा कुछ क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है फिर उनमें, बट डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, जिनकी डिफरेंट हो। देखने में दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 92 यूरेनियम 234 और 92 यूरेनियम 234, भाई दिखने में तो सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अगर माइनस करो तो क्या होगा, सेम होगा। तो फर्क कैसे पता चलेगा इनमें कि ये दोनों आइसोमर हैं। तो जब इनका डिके होगा, देखो जब यूरेनियम का डिके होता है तो उसमें अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, बीटा पार्टिकल निकलते हैं, गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, डिके का मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना न्यूक्लियस का। तो जब इनमें से उनका डिके होगा, ठीक है, तो क्या देखेंगे, जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकले हैं, सपोज उनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और इसके अंदर से जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकल रहे हैं उनकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। तो भाई साहब दोनों के अंदर यहाँ पर क्या आ रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। डिके होने पे अपने को चेंज अपीयर होता है, तो उसी चेंज से अपन ये बोलते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, आइसोमर्स हैं, जिनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सारा कुछ सेम है। क्या डिफरेंट है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्लियर है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है बेटे, कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपको, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अपना ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही खुश रहिए, मंद मंद मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।